हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन करेंगे। ये सीटेट पेपर 2 का पार्ट है। हम क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। इससे आपका टोटल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एग्जाम तक, जिससे सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इसमें टोटल हम 30 क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते रहेंगे साथ में। तो 30 क्वेश्चन का पूरा सेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिज़ायरेबल। इसमें से क्या इच्छित नहीं है, वांछनीय नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू कैरिंग आउट ऑफ ए क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय ए टीचर। कि जो प्रदर्शन होता है क्लासरूम में, कक्षा में, उसके संबंध में क्या इसमें से वांछनीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है। कोई मान लीजिए प्रदर्शन चल रहा है जिसमें क्या करना है, उसके कार्य में, मतलब कि उसके प्रोसेस में क्या सही नहीं है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं अब। समय पूर्व ही, यहाँ पे देखिए पूर्व ही, ये गलत है। कोई भी क्रियाकलाप हो, कोई भी एक्टिविटी हो, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी चल रहा हो, जब तक कि वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए, उसके पहले ही हम किसी बात पे ये फोकस नहीं कर सकते कि बच्चे पहले ही रिलेशन निकाल पाएँ, उसको समझ पाएँ। ऐसा हम एक बार पूरा सिखाते हैं, फिर हम उस चीज़ को चेक करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला ही यहाँ पे गलत निकल गया। समय पूर्व ही उन संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। Emphasize beforehand the linkage that student are required to make। ये ऑप्शन वो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले एक बार पूरा हो जाए, फिर हम देखेंगे क्या सही है क्या नहीं। यहाँ पे संपूरक करना, मतलब कि उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना, यहाँ पे पूरा करना लिखा है, ये तो सही है। परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन, मतलब कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी करवाते हैं, कोई एक्टिविटी करवाते हैं, तो वहाँ पे जो डिस्कशन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी आपको डिस्कशन दिखे तो वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। उर्वरक की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, क्या वो मृदा की, मिट्टी के जल धारण क्षमता, मतलब होल्डिंग वाटर कैपेसिटी, ये वृद्धि करते हैं? ऐसा नहीं होता। खाद के द्वारा वृद्धि होती है, लेकिन उर्वरक जो फर्टिलाइज़र होते हैं इनके द्वारा नहीं होती है। क्योंकि जब डिफरेंस क्या होता है फर्टिलाइज़र और ये जो मैन्योर होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो फर्टिलाइज़र है ये केमिकली तैयार किया जाता है, जिससे इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो तो ज़्यादा होंगे फर्टिलाइज़र में, क्योंकि उसको केमिकली तैयार किया जा रहा है, उसमें प्रॉपर अमाउंट में सारी चीज़ें डाली जा रही हैं, तो न्यूट्रिएंट्स तो इसमें ज़्यादा होंगे। लेकिन ये जो मैन्योर होता है ये क्या होता है आपका, नेचुरल होता है। ये जैसे कि पत्तियों से और इन सब चीज़ों से ये बनाया जाता है। मैन्योर होता है, ये खाद जो होता है आपका, ये नेचुरल होता है। ये मिट्टी के लिए क्या करता है, ये वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है ये भी बढ़ाता है। साथ में इसमें न्यूट्रिएंट्स तो कम होते हैं, लेकिन ये मिट्टी को क्या देता है, ह्यूमस देता है। जो मिट्टी को ह्यूमस चाहिए ये मैन्योर के द्वारा ही मिलता है, खाद के द्वारा ही मिलता है, ये फर्टिलाइज़र से नहीं मिलता। डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ये क्या है, ये प्राकृतिक, वो केमिकली बनाया जाता है, जिससे इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में मिक्स किया जाता है। इससे जैसे कि जो उत्पादन क्षमता है फसलों की, उसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो ये खाद है ये नेचुरल होता है और ये मिट्टी को ह्यूमस देता है, ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। साथ में जो मिट्टी में जल धारण की क्षमता में भी वृद्धि करता है। अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं कौन सा सही है। ये गलत है। फर्टिलाइज़र के द्वारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में ये इंक्रीजमेंट नहीं होता। फिर है, उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस भी नहीं मिलता, बता चुकी हूँ। ये खाद से मिलता है। उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या, मतलब कि इसमें जो होते हैं माइक्रो बेस, ये क्या है, माइक्रो बेस इन सॉइल, ये भी नहीं मिलता। फिर खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एज कम्पेयर टू मैन्योर। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। फर्टिलाइज़र में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब देखिए पौधों के लिए एक चीज़ और देख लीजिए, पौधों के लिए ज़रूरी क्या क्या है। पौधों के लिए ये जो ह्यूमस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मिलता है खाद से। क्वेश्चन नंबर 63 हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। एक शिक्षिका है, अपने कक्षा 6 की कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी मतलब कि ग्रुप है पूरा, एक विद्यार्थी नहीं है। शरीर में गति, ये चैप्टर इनको पढ़ाना है, बॉडी मूवमेंट्स
पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती है, कुछ इमेजेस दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? जल यात्रा करती नाव, जल यात्रा कोई कर रही है नाव, वो दिखाती हैं। तैरती मछली दिखाती हैं, एक उड़ता हुआ हवाई जहाज दिखाती हैं। इतना चीज़ें कर रही हैं। फिर क्या होता है? वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को यहाँ पे प्रकार देखिए, प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती हैं। प्रकार एक तो निकालने के लिए कह रही हैं, दूसरा उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किन को संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। यहाँ पे है कि किसको सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों से क्या करवा रही हैं, यही हमें बताना है। जैसे किसी चीज़ को देखना, कोई एक्टिविटी हो, जल यात्रा जैसे है, मछली तैर रही है, साथ में उड़ता हुआ जहाज है, इसको बच्चे क्या कर रहे हैं? इसको बच्चे देख रहे हैं। किसी चीज़ को देखना ही, कोई एक्टिविटी को देखना ही क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है अवलोकन। यही आपका ऑब्जर्वेशन होता है, अवलोकन होता है। इसको देखने के बाद क्या करना? प्रकार मतलब प्रकार को प्रतिबिंबित करना, मतलब कि क्या हो रहा है? ये वर्गीकरण हो रहा है। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा? एक तो वर्गीकरण हो जाएगा, दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ऑब्जर्विंग हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा। किसी चीज़ को देखना ही अवलोकन होता है। तो ऑप्शन नंबर ये पे ए और बी, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 आपका, निम्नलिखित में से पादप सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हमें सेलेक्ट करना है कि जो क्या करते हैं? प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटी, जो प्लांट्स स्मॉल क्वांटिटी में जिन प्लांट्स को चाहिए होता है। तांबा ये नहीं होता, इसमें फास्फोरस जो है और कैल्शियम ये तो चाहिए होता है, लेकिन जो तांबा है, ये कॉपर है, ये क्या, ये कम मात्रा में चाहिए। इसमें ये हो गया। क्लोरीन कम मात्रा में चाहिए, कॉपर कम मात्रा में चाहिए, क्लोरीन कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये अधिक मात्रा में चाहिए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। यही जो पौधे होते हैं, इनको कम मात्रा में चाहिए होता है। अब आप देखिए कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कम मात्रा में पौधों को चाहिए, प्लांट्स को चाहिए। एक तो जिंक हो गया, दूसरा आपका फेरस हो गया जो कि इसी ऑप्शन में दिया, तीसरा आपका मैग्नीज हो गया। अगर ये ऑप्शन के अलावा क्लोरीन दे दिया वो भी सही हो जाएगा, साथ में बोरान दे दिया ये भी सही हो जाएगा, और कॉपर भी सही हो जाएगा, तांबा जिसे बोला जाता है। ये इतने चीज़ ऐसे हैं जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं। अब देखते हैं हम लार्ज क्वांटिटी में क्या चाहिए होता है प्लांट्स को। यहाँ पे तो 3 वाला ऑप्शन सही है। लार्ज क्वांटिटी में क्या चाहिए होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोजन चाहिए होता है, कार्बन चाहिए होता है, और सबसे ज़्यादा जो चाहिए होता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस आपका और पोटेशियम। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी पूछा है, हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में लार्ज क्वांटिटी में पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसिंग स्किल्स। जो हाइपोथेसिंग स्किल्स होता है, ये क्या इंडिकेट इसमें से नहीं कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है? परिकल्पना कौशल, सबसे पहले ये जानिए कि परिकल्पना कौशल होता क्या है। जो परिकल्पना कौशल होता है, ये आप जो बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है, उसी के बेस पे, पूर्व ज्ञान के बेस पे किसी चीज़ का क्या करना? अनुमान लगाना। यही होता है आपका परिकल्पना। जैसे कि कोई चीज़ कल्पना कर रहे हैं, किसी चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं। कोई चीज़, किसी भी चीज़ का अनुमान किस बेस पे हम लगाते हैं? हम प्रियर नॉलेज पे ही तो लगाते हैं, पूर्व ज्ञान पर ही लगाते हैं अनुमान। तो वही होता है आपका परिकल्पना। इसी के बेस पे अनुमान लगाना। और अनुमान कैसे लगाया जाएगा? जो अनुमान लगाया जाएगा वो मतलब स्टेप देखिए। पहले आपका प्रियर नॉलेज हुआ, इसी के यही बेस बनेगा अनुमान लगाने का। और हम करेंगे क्या इसके बाद हम अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद हम क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे। तो ये स्टेप इसका होता है। अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हम अनुमान लगाएंगे। साइंटिफिक रूप से ये रिसर्च किया जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा। तो यही होता है आपका परिकल्पना। अब हम देखते हैं, ये अनुमान जो होता है ये अस्थाई नहीं होता। ये क्या होता है? ये अस्थाई होता है, टेम्प्रोरी होता है, अस्थाई नहीं होता। इसमें जो अस्थाई मतलब कि पॉइंट्स रखे जाते हैं, जो परिकल्पना होता है। इसके कौशल का निर्देशक कौन सा नहीं है?
पहला, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन और संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। बिल्कुल, यही अवलोकन होता है और उसका बाद में व्याख्या की जाती है, पॉइंट्स रखे जाते हैं। फिर है, ये तो सही हो गया, लेकिन यहाँ पे गलत वाला बताना है। सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, बिल्कुल गलत है ये। यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों जो सेंसेस होती हैं, मतलब कि यही सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करते हैं, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके वहाँ पे सूचना एकत्र नहीं किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर रिसर्च थोड़ा सा किया जाता है, इसके बाद परिकल्पना दे दी जाती है। फिर किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना खोजबीन तक ले जाने वाले खोजबीन होता ही है। इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 66 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसके बाद ये स्टेटमेंट हमें पढ़ना है, फिर हमें बताना है इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। चलिए देखते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। निम्नलिखित लेख को पढ़िए। पहला क्या है, जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण कोई रॉड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है को अनावेशित किया जाता है, मतलब अनचार्ज विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, तो फिर क्या होता है। पहला है, विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएंगी। ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं अपनी आँखों से कि ये जो पत्तियां हैं वो दूर जा रही हैं। किसी चीज़ को देखना क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन। फिर देखते हैं, दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। आप जान रहे हैं कि जो ये लीव्स हैं ये समान इक्वल चार्ज अर्जित करेंगे कि नहीं करेंगी, ये आपको दिख थोड़ी ना रहा है, ये आप बस क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फ्रेंस हो जाएगा, अनुमान लगाना हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जा सकता है। जो निगेटिव चार्ज होते हैं उनको क्या विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हस्तांतरित करते हुए भी आप नहीं देखेंगे ट्रांसफ़र होते हुए। ऋणात्मक जो नेगेटिव चार्ज हैं जब वो ट्रांसफ़र हो रहे होंगे तो आपको दिखेगा थोड़ी ना, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ये सब आप अनुमान लगा रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं, इन्फ्रेंस है ये। और इसको आप क्या कर रहे हैं, ये पत्तियां जब दूर दूर जाके गिरेंगी तो आप देखेंगे अपने आइस से। तो ये क्या हो जाएगा, जिसको आइस से देख रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन में आएगा, बाकी सारे इन्फ्रेंस में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशन अवलोकन होगा, बी और सी क्या होगा, अनुमान होगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ए इज़ एन ऑब्जर्वेशन और वाइल बी एंड सी आर इन्फ्रेंस। जो बी और सी है वो इन्फ्रेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पे फाइंड द सेट दैट करेक्टली मैच द प्लांट्स इन कॉलम ए विद द मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूछा गया है, जिसे हिंदी में बोला जाता है अलैंगिक जनन। यहाँ पे पहला क्या है, रोज़ है। जो रोज़ है इसमें क्या होता है, इसमें जिसे हिंदी में बोला जाता है कायिक प्रवर्धन, मतलब कि रोज़ की डालियाँ होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, काट काट के दूसरी जगह लगाते हैं। इसे बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ऑप्शन नंबर 4 वाला, ए वाला किस में जाएगा, 4th में जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये। फिर ईस्ट जो होता है इसमें क्या होता है, एक तो आपका ईस्ट हो गया, दूसरा आपका हाइड्रा हो गया। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में बडिंग होता है, जिसे बोला जाता है हिंदी में मुकुलन। बडिंग होता है, ये इसमें जाएगा, ए में 4th हो जाएगा, ए का 4th है। और ये ईस्ट जो होगा ये बडिंग में जाएगा। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा, कभी कभी हाइड्रा क्वेश्चन में आपके पूछ लिया जाता है। ईस्ट प्लस हाइड्रा दोनों में क्या होता है, मुकुलन होता है, बडिंग होता है। और बडिंग का क्या मतलब है, जैसे कि इनका ये बॉडी है, इसी से थोड़ा सा उभार सा होगा, फिर उसी से दूसरा बन जाएगा, यही होता है बडिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। फिर है फर्न। जो फर्न होता है इसमें क्या होता है, और स्पायरोगायरा में क्या होता है। ये जो पोलिनेशन है ये किसी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एसेक्सुअल की बात की गई है। और यहाँ पे फर्न जो है इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें सही, फ्रेगमेंटेशन। फर्न में यहाँ पे और देखिए, ये जो फर्न है आपका, साथ में कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको जान लीजिए। ये आपका फर्न हुआ एक, तो दूसरा आपका कवक हो गया, तीसरा आपका शैवाल हो गया, और ये जो बैक्टीरिया है, इन सारे में
जो रिप्रोडक्शन होता है वो ये टूट जाते हैं। जैसे इनका एक पार्ट है, ये टूट के दो में बदल चेंज हो जाएंगे, फिर दो पार्ट है, ये फोर्थ में मान लीजिए टूट गए, एक दो में टूट जाता है, तो टूटने को क्या कहते हैं, ये स्पोर बना लेते हैं। तो इसका जो फर्न होगा वो तीसरे सेकंड वाले में जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन, और जो फ्रेगमेंटेशन है ये स्पायरोगायरा में आएगा, फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में। तो हम देखते हैं ए वाला पाँचवें में जाएगा, ये पाँचवा किस में है, ये वाला है, और ईस्ट आपका जाएगा इसमें बडिंग में, तो बी का पहला और ये सी का दूसरा, डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पे। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच वुड करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करना है, ऑर्डर में फिल करना है, क्या इसमें पूछा गया है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे पहला है ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, यही बोला जा रहा है। भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों में विशिष्ट कंपन भाग होते हैं, जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके जो वाइब्रेटिंग वाले पार्ट होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ध्वनि तानित तार, जो तानित तार होता है, स्ट्रिंग होता है, ये किस में होता है, स्ट्रिंग होता है आपके गिटार में, गिटार में क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, और वहीं यक्स जो है वो गिटार हो जाएगा। फिर है वाई में तानित झिल्ली, मतलब कि मेम्ब्रेन किस में होता है, जो स्टेज जो है मेम्ब्रेन होता है ये होता है आपका तबला में, तबला में मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होती है जिसे बोला जाता है, इसमें स्ट्रिंग तार होता है गिटार में। यहाँ से ट्रिक से याद कर सकते हैं, टार और तार, गिटार में तार होता है। फिर है जो कंपन उत्पन्न करती है, और जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपन भाग, जो जेड है वो कौन सा कंपमान भाग होता है, जो कि वायु स्तंभ, और ये जो वायु स्तंभ होता है, एयर कॉलम होता है, ये होता है शहनाई में आपके। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गिटार, तबला, शहनाई। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, गिटार, तबला और शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पे। अपर प्राइमरी लेवल से ये क्वेश्चन बना हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग, कोई जो है डिसीज़ है, डिफिशियंसी डिसीज़ है, विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी। अगर आपको कोई डिसीज़ इन सब के बारे में बच्चों को बताना हो तो जो सबसे परफेक्ट रणनीति है वो ये है कि सबसे पहले आप बीमारी के उस बीमारी के क्या करिए, कोई डॉक्टर हो उनको बुलाइए, उन डॉक्टर के साथ क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, वो डॉक्टर जो है सबको अवेयर कराएं उस बीमारी के बारे में, साथ में लोग क्या करें, आपस में डिस्कशन करें, और तभी ये जो है जाके जो प्राथमिक स्तर पे पूछा गया है तभी ये सही होगा। यही सबसे परफेक्ट रणनीति होती है, क्योंकि जब डॉक्टर आएंगे तो उनके ऊपर सबको विश्वास भी होता है, तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, बताएंगे सबको, साथ में बच्चे डिस्कशन करेंगे, वो सबसे परफेक्ट होगा। आप देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर, ये बिल्कुल सही है। चिकित्सक के प्रदर्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अरेंज फॉर ए डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन pertaining to a deficiency disease and hold a discussion around it, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना, डॉक्टर को बुलाना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सबसे अच्छी बात होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन के ने पादपों को लाभ पहुंचाया है। ये जो बीज प्रकीर्णन होता है, सीड डिस्पर्सल होता है, ये होता है कि मान लीजिए छोटे छोटे कहीं कई बीज डाल दिए गए हैं, छोटे छोटे कई पौधे हो गए, अब उन पौधों में से एक एक पौधे को हटा के दूर दूर कहीं कहीं लगा देना। तो इससे क्या क्या लाभ होगा, सबसे पहला जो इससे लाभ होगा वो होगा कि इनसे जो जल की मात्रा होती है, खनिज जो मिनरल्स होते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है, अगर एक साथ सारे रहेंगे तो एक साथ सारे यहीं से लेंगे तो इनको कमी पड़ जाएगी, अगर दूर दूर रहेंगे तो अलग अलग जगहों से लेंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये है। दूसरी बात ये है, हैबिटेट भी बनेगा, अलग अलग इनका आवास बन जाएगा दूर रहेंगे तो, और इससे जो वेराइटी होती है इनकी, उनमें भी अच्छा मतलब अच्छी अच्छी वेराइटी निकल के आएंगी। ये इतने लाभ होते हैं इससे। पहला देखते हैं किस सिवाय पूछा गया है, कौन सा इसमें से लाभ नहीं है। सूर्य के प्रकाश जल और खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालने के लिए, ऑप्शन ये भी फर्स्ट वाला सही है, मतलब ये इसके लिए नहीं सही है लेकिन ये होता है इसका पर्पस। फिर है नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के लिए, न्यू हैबिटेट बनेगा। फिर है नई किस्में, ये भी होता है। अति संकुलता, क्रोडिंग,
ये क्या हो जाएगा, क्राउडिंग जो है मतलब कि कहीं किसी चीज़ की क्राउडिंग मतलब ये होता है कि कहीं भीड़ जमा होना हो जाना, कहीं ग्रुप बन जाना, तो उनको तो हम हटा रहे हैं, फिर क्राउडिंग कहाँ से होगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सजेशन है आपका, द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो रात्रि में आकाश में तारे होते हैं, स्टार होते हैं, वो कैसे मूव करते हुए हमें दिखते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। जो अर्थ का रोटेशन होता है वो सब लोग जानते हैं कि किस साइड से होता है, ये वेस्ट टू ईस्ट होता है, जिसे वामावर्त बोला जाता है। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। जिस तरफ अर्थ रोटेशन करती है उसका अपोजिट जो रोटेशन होता है वो होता है आपके स्टार का, तारे का, वो अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि ये वेस्ट टू ईस्ट कर रही है तो जो आपका तारा है, स्टार है, वो ईस्ट टू वेस्ट करेगा। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 72 है, 72 है। यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला है, तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया जाता है। ए फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन। कोई फैक्ट, जो ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन वही होता है जब, ऑब्जर्वेशन मतलब फैक्ट कब बन जाता है, ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ हो रहा होता है तो हम उसे देखते हैं, उसे देखने के बाद हम क्या करते हैं, फील करते हैं कि क्या हो रहा है, ये ऑब्जर्व करते हैं, वही ऑब्जर्वेशन अवलोकन होता है। लेकिन वही ऑब्जर्वेशन, जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जब ये क्या हो जाए, जब ये बार बार सही हो जाए, किसी चीज़ को हम बार बार देखें और बार बार वही हमें क्या लगे, सेम रिजल्ट आए, बार बार वही चीज़ हो, बार बार सही पाया जाए, तो वही क्या बन जाता है, तो वही आपका फैक्ट बन जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है ये बिल्कुल सही है। ये फैक्ट हो जाता है, जब ऑब्जर्वेशन बार बार सही पाया जाता है तो फैक्ट हो जाता है। एज एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ना समझ में आया हो, जैसे मान लीजिए मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से ये होता है। अब इसी मच्छर को कोई जो है वो करने, ऑब्जर्वेशन करने के लिए पकड़ लिया और किसी इंसान को वो मच्छर ने काट लिया। एक बार हम चेक कराएंगे तो हमें मलेरिया निकला, दोबारा हम चेक कराएंगे मलेरिया निकला, मतलब ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है वो बार बार सेम हो रहा है। अब आप अर्थ के रोटेशन को ही ले लीजिए, जब एक बार अर्थ के रोटेशन को देखा गया होगा कि ये जो अर्थ का रोटेशन है वो पश्चिम से किसकी तरफ है, पूर्व की तरफ है, तो एक बार देखा गया होगा, दो बार देखा होगा, बार बार वही देखा गया, तब वो क्या बन गया, वो फैक्ट बन गया। वही देखना क्या था, ऑब्जर्व करना क्या था, ऑब्जर्वेशन था, अवलोकन था, लेकिन वही जब बार बार सेम रिजल्ट आए तो वही ऑब्जर्वेशन जो है वो फैक्ट बन गया, तथ्य बन गया, क्योंकि वो बार बार सेम पाया गया, सही पाया गया। ये वाला सही है। नियम एक सिद्धांत है जिसे समय बार बार सही, जो नियम होता है वो हर जगह हर बार सही नहीं पाया जा सकता। तो यहाँ पे 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है आपका। एक बाल है कि जिसको थ्रो किया जा रहा है ऊपर की साइड, फिर वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचता है वो गेंद, इसके बाद वापस आ जाता है, फिर वो क्या कर रहा है, वापस आ जा रहा है। तो इस टाइम पे जो आपको पता होगा क्या काम करेगा, ऊपर जाएगा तब भी, नीचे जाएगा तो भी, जो जी है आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो हमेशा नीचे की ही साइड काम करेगा, चाहे वो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। तो क्या होगा, जो गुरुत्वीय त्वरण है ये कांस्टेंट रहेगा। पहली बात तो त्वरण कांस्टेंट रहेगा, दूसरी बार गुरुत्व का बल कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो ये विवादित क्वेश्चन था, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही थे, यहाँ पे कोई ऑप्शन था नहीं कि 1 और 4 दोनों, तो इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रेयान इज ए सिंथेटिक फाइबर। जो रेयान है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, जिसे हम बोल सकते हैं मैन मेड फाइबर है। ये नेचुरल फाइबर नहीं है, बिल्कुल ये वाला सही है ऑप्शन। फिर है, रेयान इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये भले ही नेचुरल फाइबर नहीं है, ये 100% नेचुरल नहीं है, लेकिन इसमें जो इसको बनाने के लिए नेचुरल चीज़ें कुछ यूज़ की जाती हैं। ये नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी प्राकृतिक कच्चे माल यूज़ नहीं होते, कुछ यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होता है, सेलुलोज जो है ये यूज़ होता है। किसमें पाया जाता है, ये लकड़ियों में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है। तो ये भले ही मैन मेड जो फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन इसमें यूज़ होता है। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। S1 सही है, और क्या है, S2 जो है वो आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा।
फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और रेयान के बारे में जान लीजिए, ये जल्दी सूखता है। इसमें वाटर कंटेनिंग जो कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो क्या होती है, वो डाउन होती है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि रेयान जल्दी क्यों सूख जाता है और जो सूती कपड़ा होता है वो लेट में क्यों सूखता है, क्योंकि रेयान में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं? एक तो आपका HNO3 है, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है। दूसरा आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2। दोनों एसिड रेन के लिए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? D एंड D, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 है आपका। यक्स और वाई काले द्रव हैं, किस रंग के हैं? ब्लैक हैं और ब्लैक लिक्विड्स हैं। साथ में ये थिक भी हैं, मोटे हैं, मतलब गाढ़े हैं। विच कैन बी यूज्ड फॉर मेल्टिंग द रोड्स, जो सड़कों को पक्का करने के लिए क्या कर रहे हैं? मेटालिंग द यूज़ किए जा रहे हैं। यक्स क्या है? पेट्रोलियम से बना हुआ है, जबकि वाई जो है वो कोयले से उत्पन्न हुआ है। वाई इज डेराइव्ड फ्रॉम कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यक्स एंड वाई, इसमें से यक्स और वाई क्या हो सकता है? ये दोनों गाढ़े हैं, थिक है, ब्लैक लिक्विड्स हैं, साथ में यूज़ हो रहे हैं मेटालिंग में, किसके? रोड्स के। और यक्स जो है वो पेट्रोलियम से निकल रहा है, वाई जो है ये डिराइव्ड फ्रॉम कोल से। तो वाई क्या हो सकता है? कोल से निकल रहा है, तो ये कोयला होगा। ये तो आपको कंफर्म ही कोयला मतलब कि कोलतार यूज़ होता है रोड में। कोलतार किस में है? इससे भी आप आंसर लगा सकते थे, ये कोलतार ही यूज़ होता है। साथ में ये जो पेट्रोलियम से निकल रहा है यक्स है, ये बिटुमेन होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। Which of the following is the most suitable reason behind the Newton's theory of gravitation being regarded as an excellent theory? जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, इसको उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुँचा गया है, ऐसा नहीं है। फिर है, इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया, ये भी नहीं है। इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया है, ऐसा नहीं है कोई लॉन्ग टाइम में से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसे डेवलप किया गया है, जबकि जो अदर्स फार्मूला वगैरह होते हैं उन्हें शॉर्ट टाइम में किया जाता है, ऐसा नहीं है। फिर यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो एजम्पशंस हैं वो कम है और साथ में जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा है। यही ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा कि इसमें जो इट एक्सप्लेन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसमें ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बड़ी संख्या में है। बाय मेकिंग फ्यूअर एजम्पशंस, कम धारणा के साथ जो प्रेक्षण है वो ज़्यादा है। अब आप देखते होंगे जो न्यूटन के लॉ हैं, तीनों नियम हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें जो डेफिनेशन टाइप का है और धारणा एजम्पशन टाइप का है ये कम है, लेकिन वहीं जो फार्मूला है जिसको प्रूफ किया जाता है वो सबसे ज़्यादा है। तो यही इसकी क्वालिटी है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नजरसन है आपका, ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर, जो किशमिश है उसको, सूखी हुई किशमिश को क्या करते हैं, जब हम कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वह आफ्टर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के कारण वो क्या हो जाता है, उसमें थोड़ी सी फूल जाती है जो किशमिश है। किसके कारण? परासरण के कारण। जो ऑस्मोसिस होता है, सबसे पहले ये प्रोसेस जानिए, ये इसको परासरण हिंदी में बोला जाता है। इसमें ये होता है जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, जिसे हिंदी में विलायक बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, अगर इनको पानी में छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे जो वाटर है वो किसके द्वारा इसमें जो है एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे बोला जाता है पारगम्य कोशिका झिल्ली, परमिएबल सेल मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है। उसी के थ्रू जो वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या होने लगता है, मूव होने लगता है। यही रीज़न है कि इसमें जो किशमिश थी वो सूखी हुई थी, उसमें जो सॉल्वेंट थे, वो सॉल्वेंट आपका क्या था, किशमिश था। किशमिश क्या थी, सूखी हुई थी। सूखी हुई होने के कारण उसका जो कंसंट्रेशन था वो लो था, तो लो, और जो वाटर था उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था,
तो ज़्यादा वाटर ये जो क्या हुआ किशमिश में जाने लगा, किसके थ्रू, परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो जिसे हिंदी में बोला जाता है पारगम्य कोशिका झिल्ली के थ्रू। ये तब तक ज़्यादा रहेगा जब तक कि दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। यही रीज़न होता है, इसी को परासरण बोला जाता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना ही क्या कहलाता है, आपका परासरण ऑस्मोसिस कहलाता है। दोनों रीजन इसमें सही हैं। प्लांट सेल हैव ए सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, ये इसी के द्वारा तो जो वाटर है वो ऊपर की साइड मतलब उसमें जा रहा है किशमिश में, तो ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ए एंड आर दोनों करेक्ट है। आर ए की सही व्याख्या, ये नहीं वाला है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। दोनों यहाँ पे देखिए नहीं दिया है, सबसे पहले गलत है ये, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट साइन प्रमोट स्पेक्टिज्म। तो जो साइंस होता है वो प्रमोट करता है किसको, संदेहवाद को। संदेहवाद को साइंस जो है प्रमोट करता है। इस कथन की व्याख्या कौन करता है, विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से आगमनात्मक है, ऐसा नहीं है। फिर ये इस पे ये जो रीज़न है ये संदेह को नहीं बढ़ाता। ये संदेह को इसमें से कौन बढ़ाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे साइंस की व्याख्या के ऊपर, इसके थ्योरीज़ के ऊपर, इसके घटना के ऊपर शक करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो वही इसमें क्या बढ़ाएगा, स्केप्टिसिज्म इसी वही बढ़ाएगा। वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिकों के जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं और अपने विचारों, वैज्ञानिक की इसमें ज़्यादातर बात ही नहीं हो रही है। इसमें साइंस पे हम स्केप्टिज्म क्यों करते हैं, इसी की बात हो रही है। विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता को आंकते हैं, बिल्कुल सही है। इसकी किस पे हम शक कर रहे हैं, इसके वैध होने पर हम शक कर रहे हैं। साइंटिफिक जज द वैलिडिटी ऑफ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस, इसका जो एम्पेरिकल एविडेंस है इस पर ही हम क्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। इसमें जो थ्योरीज हैं, थॉट है, फार्मूला वगैरह है, हम सब पे प्रश्न अगर उठा रहे हैं तो वही संदेहवाद को, स्केप्टिज्म जो है ये वर्ड, इसी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है इसके रिगार्डिंग में क्या सही है। आयरन के रस्ट होने के लिए मतलब कि जंग लगने के लिए एक तो नमी चाहिए होता है, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए होता है, और लोहा तो फेरस होता ही होता है। हम देखते हैं क्या सही है इसमें से। यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अपक्रिया को शामिल करता है। इट इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, ये सही है। फिर यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ये भी सही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसे बोला जाता है जिसमें हीट क्या हो, प्रोड्यूस है। फिर है और उष्मा, इसका जो अपोजिट होता है एंडोथर्मिक, उसमें हीट क्या होता है, हीट ऑब्जर्व होता है, मतलब कि प्लस हीट लगता है उसमें। यह उत्क्रमणीय मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये गलत है। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, उन्हें वापस उस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट, एक बार जंग लग गया लोहे को तो वापस उसको लोहे में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, ये गलत है। यह सामान्य ताप पर हो सकता है, ये नमी तो चाहिए ही इसलिए सामान्य ताप पर हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 81 है आपका। निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है उन जंतुओं को हमें देखना है। एक तो आपका स्टार फिश है, दूसरा मछली है, तीसरा मेढक है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है। ए बॉडी हैज़ लीनियर मोमेंटम ऑफ पी एंड मास ऑफ यम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज। क्या होगा इसका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला पता होगा, हाफ यम वी स्क्वायर होता है। अगर और P इज इक्वल टू जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू होता है यम वी, यही हम यहाँ पे रख देंगे। दोनों साइड क्या करिए, वी स्क्वायर है यहाँ पे, यम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया ये इंटू यम हो गया, इधर हो गया हाफ यम स्क्वायर और वी स्क्वायर, क्योंकि यम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यम स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ से देखिए यम स्क्वायर और वी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम पी स्क्वायर रख देते हैं। इसकी जगह पे हम पी स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे ये वाला पोर्सन, और इधर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंटू यम। यहाँ से क्या निकल आएगा, ये यम को यहाँ करिए तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2 यम, पी स्क्वायर अपान 2 यम।
ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान 2m होगा। कैसे पता चल गया होगा, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है उसी में हम रख दिए, एम से मल्टीप्लाई दोनों तरफ किए तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद हम इधर ले गए तो ये हो गया पी स्क्वायर अपान 2m। सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, वही जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कुछ ही नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, इसके अलावा जो नॉन मेटल्स ज़्यादातर होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। तो ये वाटर के साथ अपक्रिया नहीं करते, अम्लों के साथ भी अपक्रिया नहीं करते। तो इसमें जो सही आंसर होगा ए एंड बी दोनों राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, बॉक्स ऑफ मास 50-100 ग्राम इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हिंदी वाला देख लेते हैं, क्या होगा। 36 मेज पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान, कोई टेबल है उस पर एक मेज इस पर क्या पड़ा हुआ है, एक डिब्बा पड़ा हुआ है जिसका जो मास है वो है 500 ग्राम। उस पर लगने वाले बलों, इस पर क्या लगेगा, एक संतुलित बल लगेगा, बैलेंस्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि ये रखा हुआ है, ना इसमें मूवमेंट हो रहा है ना इसको हिलाया जा रहा है, ओनली रखा हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संतुलित बल का एक युग्म इस पर वर्क करता है, बैलेंस्ड फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये किसके द्वारा करता है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1/3 ओम ईच इज। यहाँ पे मैक्सिमम और जो मिनिमम कनेक्टिंग था, जो डिफरेंस निकालना है किसमें, मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस से। और एक रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 3 रेजिस्टेंस दिया गया है 1/3 ओम का, 3 रेजिस्टेंस दिया गया है 1/3 ओम का दिया गया है। और हमें इसी से निकालना है मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले हम इसको निकालेंगे, फिर मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस के बीच में अंतर निकालेंगे। अब हम चलिए यहाँ पे करते हैं, अगर आपको सबसे पहले आप ये जान लीजिए फार्मूला, अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको चाहिए हो, मैक्सिमम आर चाहिए हो, तो क्या करते हैं हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे सीरीज बोला जाता है, सीरीज ऑर्डर में जोड़ते हैं, R1 + R2 + R3 डायरेक्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, 1/3 + 1/3 + 1/3, ये क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम कितना निकला, मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस निकला वो 1 ओम निकला। यहाँ पे लिख लेंगे हम, मैक्सिमम निकला 1 ओम। अब मिनिमम देखते हैं, जो मिनिमम आपका निकालना है उसे हम समांतर क्रम में लगाते हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है, क्योंकि 3 यहाँ पे दिया गया है तो R3 तक हम जाएंगे, 1/R3 होता है। अब ये नीचे खुद ही 1/3 दिया है तो ये ऊपर चला जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। तो 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3, क्योंकि तीनों जो रेजिस्टेंस है 1/3 ही है, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर 1/1 कर देंगे तो हम अंदर का गुणा अंदर में, बाहर का गुणा बाहर में, तो 3 + 3 + 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/R इज इक्वल टू होता है, ये टोटल निकल रहा है मिनिमम, तो ये 9 हो गया, ठीक है 9 हो गया। लेकिन हमें R की वैल्यू निकालनी है, ये तो 1/R का निकला है, तो R इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, जब उल्टा कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा। ये क्या निकला, ये मिनिमम निकला। अब हम देख लेते हैं क्या क्या आया है, जगह नहीं बचा, यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना आया, 1 ओम आया, और R मिनिमम कितना आया, R मिनिमम जो आया 1/9 आया, क्योंकि R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 9 आया था, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस, डिफरेंस निकालना है हमें। हम डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/9, क्योंकि 1/9 छोटा है और मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाना है। क्या हो जाएगा, 9 × 9, 9 में से 1 गया 8, 8/9, 8/9। पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना था, बस यही ध्यान देना था कि मैक्सिमम वाला कैलकुलेशन तो आता ही होगा। मैक्सिमम कैसे निकालना होता है, सीरीज क्रम में R1 + R2 + R3 करके, और जो मिनिमम वाला निकालना होता है वो 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3।
जितने रेजिस्टेंस दिए होंगे, यहाँ 3 दिया गया था तो हम R3 तक गए थे, जितना दिया होगा उतने तक हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या करना है, रासायनिक अपक्रिया की अवधारणा हमें पढ़ानी है। इसके लिए हमें कौन सा प्रोसेस यहाँ पे सबसे सही होगा, चलिए हम देखते हैं क्या करना होगा। अगर ऐसे करना हो तो सबसे पहले मैं क्या बोली थी, अगर रिएक्शन मान लीजिए यहाँ पे पढ़ाना हो आपको, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं मतलब कि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, और जो स्टूडेंट मान लीजिए छोड़ के जा चुके होंगे बहुत कुछ, वो कॉन्सेप्ट नहीं जान पाएंगे। आपको ऐसे नहीं करना है, पूरा वीडियो देखा करिए। डिस्कशन हो गया यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को सिखाना है तो डिस्कशन करेंगे बच्चों को। साथ में ये डिस्कशन में ऐसे ही रिएक्शन को उठाएंगे। डिस्कशन किस पे करना है, रिएक्शन के ऊपर ही करना है। कोई हम खेल कूद के ऊपर डिस्कशन तो करेंगे नहीं, रिएक्शन हम सिखाना चाह रहे हैं तो इसी के ऊपर डिस्कशन होगा। डिस्कशन करेंगे, साथ में वैसा डिस्कशन में वैसे रिएक्शन को लेके आएंगे जो वो अपने रियल लाइफ में देखते हों। जैसे कि आप भोजन में क्या यूज़ किया जाता है, NaCl यूज़ किया जाता है, नमक यूज़ किया जाता है, तो हम बता सकते हैं उनको कि NaCl बनता कैसे है, इसका रिएक्शन हम बता सकते हैं। वाटर, जैसे कि वो लोहे में जंग लगता हुआ देखते होंगे तो हम बता सकते हैं कि लोहे में जंग लगना कैसे लगता है, केमिकली रिएक्शन के द्वारा उसे दिखा सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन उठाने हैं जिससे वो समझ सकें। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। राइट द केमिकल इक्वेशन, डायरेक्ट राइट नहीं करना है। डिफाइन, डेफिनेशन तो गलत ही होता है। फिर है होल्ड ए डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व इन दियर लाइफ्स। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। होल्ड ए डिस्कशन, एक डिस्कशन होल्ड करिए केमिकल रिएक्शन का, विच स्टूडेंट लाइकली टू, जो स्टूडेंट के क्या हो, रियल लाइफ से कनेक्ट हो। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है ये, नहीं, कंसिडर द, अभी 87 है, 89 फिर करेंगे, 88 करेंगे। कंसिडर द टेस्ट आइटम गिवन बिलो एंड मैच द फॉलोइंग। यहाँ से देखेंगे क्या है, पूरा क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स किस में जाएगा, न्यूटन में जाएगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट तो न्यूटन ही होता है। सिंबल ऑफ आयरन Fe होता है, ये इसमें चला जाएगा। फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसमें चला जाएगा। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सिंबल ऑफ सिल्वर Ag, ये हो गया। सिंबल ऑफ बैटरी, ये आपको बैटरी दिखा रहा है। कोई बचा है क्या इसमें, एक बच गया, कैलोरी जो है ये बच गया। अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट द आइटम इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे ऐसा कौन सा रीज़न है जिससे ये पता चलता है कि ये जो कॉलम दिया गया है ये पुअर तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, गलत तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्या रीज़न है इसमें से। देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम A एंड B, तो इसमें जो सही ऑप्शन है फर्स्ट वाला ही है, अनइक्वल है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा एक कैलोरी बच जा रहा है, इसका कहीं नहीं दिया है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीज आर कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा ऐसा पादप की बीमारी है जिसमें बैक्टीरिया जिम्मेदार है, जीवाणु जिम्मेदार है, क्या है यहाँ पे। ये घुन लगना, ये तो है नहीं। फिर है सिट्रस कैंकर होता है ये, तो बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल बी ही सही है, सिट्रस कैंकर। ये किस में होता है, सिट्रस का मतलब आपको पता चल रहा होगा कि खट्टे वाली चीज़ों में, जैसे नींबू का पेड़ हो गया, संतरे का पेड़ हो गया, इन सब पेड़ों में होता है। इमली का पेड़ हो गया, ऐसे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 है। यक्स एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, यंत्र है, फिर है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है। कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए मतलब कि ये क्या होगा, पेरिस्कोप होगा। फिर है यह वाई के सिद्धांत पर वर्क करता है, जो पेरिस्कोप होता है वो रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, पेरिस्कोप एंड रिफ्लेक्शन। विच ऑफ द, क्योंकि कोनों पे जो होंगे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, वो बड़े में करके दिखाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन कॉलम A विद दियर केमिकल नेम इन कॉलम B। केमिकल नेम में बताना है इसमें से किस सब्सटेंस का क्या होगा। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं आपको ताकि दिखे क्लियरली।
स्लेक्ड लाइम, इसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना हिंदी में बोलते हैं। और जब चूना बुझ जाता है, बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसका फार्मूला आता है CaO, जिसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें कहीं आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा होगा। और जब बुझेगा वो तो किससे बुझेगा, ट्रिक बता दे रही हूँ को, पानी से बुझेगा। पानी से बुझेगा, पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। मतलब कि उस फार्मूले में क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बुझे हुए जो स्लेक्ड लाइम होता है इसका फार्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किस में जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहीं दिया है क्या, ऑप्शन नंबर ये वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। टेबल साल्ट जो है, साल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, अभी जस्ट बताई थी NaCl। लाइम जो स्टोन होता है, पत्थर जिसे बोला जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 स्टोन बोला जाता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ पे दिया है, ये इसमें जाएगा। क्विक लाइम, जो क्विक लाइम होता है जिसे चूना बोला जाता है ओनली, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में जाएगा CaO। और आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है इसे खाने वाला सोडा बोला जाता है, इसका फार्मूला होता है NaHCO3, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकंड में जाएगा। अब आप मिला लीजिएगा, ए का किस में जा रहा है, ए का चौथे में जा रहा है, किस में होगा ये वाला, ए का चौथा, बी का छठवां, बी का छठवां में है, हाँ बी का छठवां है, यही वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। एक बार आप भी मिला लीजिएगा, ओके। फिर है, ये हो गया ख़त्म, टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।